क्योंकि गैप ज्यादा हो गया है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में। हमने सबसे पहले देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उसमें क्या होते हैं, विलायक आपस में मिलकर, सॉरी, उसमें क्या होते हैं, अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ये देखा था। फिर उसके बाद देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं हम, उनके सिंबल के रूप में उसको दिखा सकते हैं। यौगिकों के कुछ नाम होते हैं, तत्वों के कुछ नाम होते हैं, उनको जो है वो सिंबल के रूप में लिख सकते हैं। पूरी रासायनिक अभिक्रिया हिंदी में लिखने की जगह हम उसको शब्दों में लिख लेते हैं। कुछ जैसे अंकों के देखे तो Mg मैग्नीशियम, Na सोडियम, NaCl सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उन केमिकल को हम उनके संकेतों के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण हमने देख लिया। फिर उसके बाद देखा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। देखा कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है उसको फॉलो करवाने के लिए और उनकी मात्रा बराबर रखने के लिए हम जो है वो रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद हमने देखा कि अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया हमने देखी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन, संयोजन मतलब कि दो चीजों का मिलना, दो चीज आपस में मिल रही है और किसका निर्माण कर रही है, एक चीज का निर्माण कर रही है, तो उसको हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते थे। उसके बाद दूसरी हमने देखी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन मतलब कि टूटना, जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो आपको शब्दों में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। संयोजन मतलब कि जुड़ना, वियोजन मतलब कि टूटना, है ना। वियोजन में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। उसके बाद हमने देखी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी मतलब कि जिसमें से ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है, जैसे कि मीथेन गैस का दहन, मीथेन को जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है ना। मीथेन गैस को जलाना, तो उसमें क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मीथेन को गैस को जला रहे हैं तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद देखिए हमने ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ना। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में रख दो, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की उपस्थिति में रख दो, सिल्वर बनाएगा, साथ में क्लोरीन और ब्रोमीन गैस रिस्पेक्टिवली, दोनों केस में अलग अलग गैसेस जो है वो निकल रही होंगी, है ना। उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। लास्ट क्लास में हमने कंक्लूड कर लिया था कि विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं में हमने क्या किया था, कील ली थी, उसको कॉपर सल्फेट में डाला था, तो क्या हुआ था, लोहे ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया, क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया या फिर विस्थापित कर दिया, और खुद उसकी जगह बन गया। और क्या बना, FeSO4 बनाया। साथ में कॉपर जो है वो हमको अलग ही दिख जाता है, कील पर वो विस्थापित होता हुआ दिखाई दे जाता है। साथ ही साथ जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है वो भी थोड़ा सा हल्का हरा टाइप में हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले एक एग्जांपल देखेंगे अपन, जो कि होगा बुक का एग्जांपल। वो क्या है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, है ना। ये रिएक्शन करके देख लेते हैं अपन प्रैक्टिकल। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। इसका वीडियो देख लेते हैं फटाक से, क्या होता है रिएक्शन इसमें। कुछ केमिकल फिर से मिला रहे हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, देखते हैं क्या होता है। अमृता यूनिवर्सिटी का वीडियो है, बहुत अच्छे वीडियो होते हैं इसके। इसमें इस प्रयोग में हम देख रहे हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, दोनों के फॉर्मूले अभी आपको समझ में आ जाएंगे। ये एक यौगिक है, सोडियम सल्फेट एक यौगिक है, साथ साथ बेरियम क्लोराइड भी एक यौगिक है। इन दोनों के फॉर्मूले अभी आ रहे हैं आपके सामने, आपको याद रखना पड़ेंगे बेरियम, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के फॉर्मूले, है ना। इंग्लिश सुन लो थोड़ी सी ताकि आपको। From photosynthesis occurring in plants to cooking of food in the kitchen, there are different sets of chemical reactions happening around us. ये बोल रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऑलरेडी चल रही A chemical reaction happens when two or more elements interact together to form a chemical bond between atoms and form a chemical compound. बोल रहे हैं जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होते हैं, दो अभिकारक आपस में मिलते हैं, मतलब दो केमिकल आपस में मिलते हैं और आपस में एक बॉन्डिंग बना लेते हैं। बॉन्डिंग बना लेते हैं मतलब जुड़ जाते हैं, बंध से जुड़ जाते हैं।
बंध मतलब कि ये दो तत्वों को आपस में जोड़ना, जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, दो बॉन्ड बना लेते हैं, वो दो केमिकल आपस में बॉन्ड बनाते हैं और नया केमिकल बनाते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। Chemists have classified the chemical complex रिएक्शन आपको पता product. है, ए केमिकल है, बी ए केमिकल है, दोनों आपस में मिलकर ए बी बनाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना। ऐसा भी हो सकता है ए बी आपस में मिलते हैं, सी डी आपस में मिलते हैं और ए बी और सी डी ऐसा ऐसा भी बना सकते हैं ना। जैसे देखो एक ये वाली सिंपल रिएक्शन थी, ए केमिकल है, बी ए केमिकल है, दोनों ने आपस में क्रिया करके ए बी बना लिया। फिर उसके बाद इसको अगर हम ऐसा कर दें, ए बी एक रिएक्शन है, ऐसा भी हो सकता है ना, जैसा वियोजन अभिक्रिया में होता है, ए बी ऑलरेडी और वो टूटकर क्या बना रहा है, ए और बी बना रहा है। वियोजन अभिक्रिया ये उदाहरण लिखना नहीं है ना, ए बी कोई तत्व नहीं होते हैं, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी केमिकल है ले लिया उन्होंने, कुछ भी केमिकल है उसको मान लिया ए या बी, जैसे गणित में एक्स और वाई मानते हैं ना, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू रियल वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर भी ए और बी कोई केमिकल नहीं है, ऐसे उदाहरण लिया उन्होंने कि कोई होंगे कोई केमिकल। ऐसे एक और रिएक्शन होती है जिसमें ए अलग है, ए केमिकल है और बी सी ए केमिकल है ना, ए केमिकल है और बी सी ए केमिकल है, इसकी जो अभिक्रिया होगी उसमें हो सकता हो ए भी आपस में जुड़ जाए और सी अलग हो जाए, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, एक आयरन, जैसे मान लो ये आयरन है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, तो इसने जो है वो आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो देखो यहाँ पर एबीसी जो है वो फॉर्मूले के रूप में दिए हुए हैं, तो वो तत्व नहीं है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको रिएक्शन ये वाली ऐसे लिख जाओ। बहुत अच्छे से इन्होंने डायग्राम के माध्यम से समझाया कि विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, Characterized by an element ऐसा हो being सकता है। displaced इसका इसका जाहिर सी बात है, ये फेरिक सल्फेट बनता है, साथ साथ कॉपर अलग हो जाता है, by a more reactive element. Double बहुत टाइप की हो displacement सकती है, reactions represent those क्या हो reactions जाती है, दो केमिकल आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर जो एक केमिकल ये है और एक केमिकल ये है, ए बी, इस केमिकल का नाम, इसका सी डी है, in which क्या two करते हैं, अपना पोर्शन जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब स्थान एक दूसरे को दे देते हैं, मतलब ए ने बी इसको दे दिया, किसको, सी को, और डी इधर आ गया, सी ने डी इसको दे दिया, तो यहाँ पर ए डी बन गया और यहाँ पर सी बी बन गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो हर एक रिएक्शन को उन्होंने एक कॉमन सी गोले के भांति बोल दिया। पहले बोला संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ए और बी मिलकर ए बी बनाते हैं। फिर उसके बाद बोला वियोजन में क्या होता है, ए बी जुड़ा हुआ रहता है, वो ए और बी बना लेता है। फिर उसके बाद विस्थापन में क्या बोला, विस्थापन में बोला कि जो ए रहता है वो बी को रिप्लेस कर देता है और सी के साथ खुद जुड़ जाता है, बी को हटा दिया, ए जुड़ गया ए सी के साथ, ए सी बना लिया और बी अलग कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया थी। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए बी और सी डी दोनों रिएक्ट करते हैं और बी इधर चला जाता है, सी इधर आ जाता है, तो ए डी बन जाता है और सी बी बन जाता है। ध्यान रहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये उदाहरण के रूप में बताया है, अपन इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वो आपका सही एग्जाम्पल होगा, ये समझाने के लिए बताया हुआ है। तो एक इसी अपन डबल the aim of the द्विविस्थापन अभिक्रिया को हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और विस्थापन को बोलते हैं केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हम उसका एग्जांपल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो हमने लिया हुआ एक केमिकल सोडियम सल्फेट, experiment इसका फॉर्मूला होता है NaSO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम मतलब Na, सल्फेट मतलब SO4, NaSO4 is to study the reaction between sodium sulfate and barium chloride solutions. बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, बेरियम का Ba लिखते हैं और क्लोराइड का Cl2 लिखते हैं, BaCl2, and classify it as a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, or double displacement reaction. इस इकलौती रिएक्शन में इतनी सारी रिएक्शन हो रही, कॉम्बिनेशन मतलब कि संयोजन अभिक्रिया भी हो रही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि वियोजन भी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन भी हो रहा है, और डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है ना, लेकिन इसको डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Materials required and barium chloride solutions, and classify it as a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. बोल रहे हैं कि हम इसको देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी रिएक्शन यहाँ पर। Solution of sodium sulfate and solution of barium chloride. Procedure.
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट को ले रहे हैं और बेरियम क्लोराइड से मिला रहे हैं, सीधी सी बात है। दोनों आपको कलरलेस दिख रहे हैं, देखो ये पानी की तरह दिख रहा है ये भी, और जो बेरियम क्लोराइड है वो भी पानी की तरह है, और सोडियम सल्फेट भी जो है वो पानी की तरह दिख रहा है, कलरलेस है दोनों ही कंपाउंड, कलरलेस है। इनको जब मिलाते हैं तो आप देखोगे जब मिलाया जाता है तो इनका कलर चेंज होता है ना। कुछ ये रिएक्शन हो रही है और कलर चेंज हो रहा है। इन्होंने लाइव रिएक्शन नहीं दिखाई, केवल फोटोज दिखा रहे हैं। This confirms the presence of sulfate ions in ये the देखो कुछ इस प्रकार का, दोनों कलर को जब हम मिलाया, सोडियम क्लोराइड सॉरी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने मिलाया तो दोनों ही पानी जैसे सब्सटेंस थे। और पानी जैसे सब्सटेंस होने के बाद भी क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो भूरा, देखो ये सफेद कलर का अपेक्षा मिल गया, सफेद नहीं है भूरा कलर का है, भूरा 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 दिख रहा है कि नहीं, व्हाइट कलर, व्हाइटिश है, पूरा व्हाइट नहीं बोलेंगे हम, व्हाइटिश है solution. ना। यहाँ पर ये व्हाइटिश Now दिखाई दे keep रहा है the हमको। contents of the boiling tube undisturbed for 10 और minutes. अब हम क्या करते हैं, इस जो परखनली में जो व्हाइट सॉल्यूशन बना है, व्हाइटिश सॉल्यूशन बना है, उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं परखनली स्टैंड पर उसको, ताकि स्थायी हो जाए, स्थायी विलयन हमको प्राप्त हो After जाए। 10 minutes, थोड़ी देर we बाद can हम see देखते हैं that कि the आप white देखो ये व्हाइट precipitate कलर का नीचे पाउडर जमा हो गया है परखनली में, नीचे ये व्हाइट कलर का पाउडर जमा हो गया है, मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये पानी पानी ऊपर रह जाता है, व्हाइट कलर का नीचे in the बैठ test जाता है tube ना। settles to the bottom of the test tube. ये दो सब्सटेंस अलग Now, अलग हो गए। अब इसके decant देखो the upper रिएक्शन क्या होगा। solution in the boiling tube. ये क्या करते हैं, जो पानी ऊपर रह गया ना, जैसे अपन पानी, जैसे मठा होता है ना, मठा कुछ देर रखो तो पानी पानी ऊपर आ जाता है, मठा नीचे बैठ जाता है, वैसे यहाँ पर भी हुआ है ना। लेकिन ये मठा नहीं है, ये केमिकल है ना। तो ये कौन सा केमिकल है उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो पानी रहता है उसको अलग बीकर में निकाल लेते हैं Into the beaker. और नीचे सब्सटेंस को Add रख a देते few हैं। drops of dilute उसके HCl बाद to क्या करते हैं, the white precipitate of उस जो सब्सटेंस बना हुआ है उसमें HCl डालते हैं। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, barium HCl डालते हैं sulfate and shake the test tube well. और उसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा You can हिलाते हैं। observe that white precipitate remains insoluble in the dilute HCl. Here, a chemical reaction occurs between sodium sulfate and barium chloride to form barium sulfate and sodium chloride. This is a double यहाँ पर एक displacement रिएक्शन है, रिएक्शन होती है in which वो ये sulfate होती है, ions are displaced. वो रिएक्शन ये है जब हमने सोडियम सल्फेट Na2SO4, सॉरी मैंने शायद इसका फॉर्मूला NaSO4 बोल दिया था, आप समझ सकते हो, मुझे तब याद नहीं रह रहा है तो आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आपको ये याद रखना है। जो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4 होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो यौगिक का फॉर्मूला है और यौगिक का फॉर्मूले में हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो होता है तो होता है ना। Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, और बेरियम क्लोराइड का जो है वो BaCl2 होता है। हालांकि ये बनाना हमने 9th क्लास में सीखा है, Na2SO4 बनाना हमने 9th क्लास में सीखा है। आपको शायद पता होगा, इसकी संयोजकता निकालते हैं हम, संयोजकता जो होती है उसका जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा करते हैं, याद होगा 9th क्लास में सीखा है अपन ने सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। लेकिन उसके अगर वो नहीं आता है तो मैं आपके लिए मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, है ना, Na2SO4। फिर उसके बाद बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2। देखो Aq लिखा हुआ है ना, Aq मतलब एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन है दोनों का, सोडियम सल्फेट का भी और बेरियम क्लोराइड का भी। देखो यहाँ पर अब इससे हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो बन रहा है वो BaSO4 बन रहा है, साथ में NaCl बन रहा है। अभी 2 मत देखो, NaCl बन रहा है। इस चीज को हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर लिख कर देखते हैं, जिससे हमको समझ में आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर यदि मैं लिखूं, यहाँ पर हमने सोडियम सल्फेट लिया था, सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4 लिया था, साथ में दिया था बेरियम क्लोराइड BaCl2, इन दोनों का रिएक्शन लिया था। और यहाँ पर क्या हुआ, 2 मिनट में इसके कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको आसानी समझ में आए। Na इससे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर SO4 जो है वो हालांकि है एक ही सब्सटेंस, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। NaSO4 प्लस BaCl2 भैया Na2 आएगा। हाँ बहुत अच्छे, अभी यार बताया मैंने। Na2SO4 प्लस BaCl2,
ये रिएक्शन हो रही है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये चेंज का साइन लगाएंगे हम, ये रिएक्ट हो रही है और नए सब्सटेंस क्या बन रहा है, नए सब्सटेंस दोनों के कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो बन रहा है। देखो यहाँ पर ये क्या करता है, BaSO4 के साथ जुड़ जाता है और Na जो है वो Cl के साथ जुड़ जाता है ना, NaCl के साथ और BaSO4 के साथ। तो यहाँ पर जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो बनते हैं BaSO4 SO4 प्लस साथ में बनता है NaCl फॉर्मूला किसका होता है, कोई बताएगा मुझे? NaCl फॉर्मूला किसका होता है? हाँ, सोडियम का भैया, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का फॉर्मूला होता है। हम जो खाते हैं ना NaCl, जो सफेद नमक खा रहे होते हैं खाने में, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस है क्या अभी? आपको लग रहा है रिएक्शन बैलेंस है? नहीं भैया। देखो यहाँ पर Ba कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर भी Ba कितना है, 1 है। यहाँ पर SO4 पूरा इकट्ठा ले रहा हूं मैं, SO4 कितना दिख रहा है, 1 है, तो यहाँ पर भी SO4 कितना है, 1 है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, साथ साथ सोडियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, सोडियम भी 2 है। यहाँ पर दोनों कितने, 1-1 है, 1-1 है। तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे 2 लगाना पड़ेगा, 2NaCl हो जाएगा। अब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी और हम बोलेंगे अब रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है ना। तो ये आपको समझ में आया। उन्होंने AB का उदाहरण लिया था। उन्होंने कैसा उदाहरण लिया था, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि देखो यहाँ पर जो है वो A कोई केमिकल है और A के साथ जो है वो B कोई केमिकल है, A भी कोई केमिकल है, साथ में ये दोनों जो क्रिया कर रहे हैं वो CD से क्रिया कर रहे हैं, C एक केमिकल है और D एक केमिकल है। उन्होंने नाम नहीं बताया था, उन्होंने केवल एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो A B के साथ रिएक्ट कर लेगा और B C के साथ रिएक्ट कर लेगा। माउस गया, चलते चलते बंद हो गया। B C के साथ रिएक्ट कर लेगा, A D के साथ रिएक्ट करेगा और B C के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो नई चीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी AD। अरे भाई अपने आप भी कुछ क्या हो रहा है, AD प्लस CB। अरे यार क्या हो रहा है, वो उन्होंने केमिकल ना दिखाते हुए उन्होंने इन केमिकल्स को AB का फॉर्म दे दिया था, जिसके कारण से आपको समझ में आ रहा है ना। अभी A D के साथ जुड़ गया तो AD बना लिया, C B के साथ जुड़ गया तो CB बना लिया, है ना। ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, वहां पर केवल देखो एक चीज का रिप्लेसमेंट हो रहा था, किसका, लोहा हटा रहा था कॉपर को। यहाँ पर लेकिन देखो B D को रिप्लेस कर रहा है और C B को रिप्लेस कर रहा है, डबल डिस्प्ले, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और इसमें मेनली जो है वो आयनों का, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया एक और रीजन से बोलते हैं, इसमें आयनों का स्थानांतरण होता है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखो सोडियम पर जो है वो धनावेश होता है, धनायन होता है, और क्लोरीन पर जो है ऋणायन होता है। मैंने लास्ट क्लास में ये समझाया था आपको, सोडियम पर धनायन क्यों होता है, क्लोरीन पर ऋणायन क्यों होता है, ये बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट क्लास में मैंने, कि इनका एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो धनायन ज्यादा हो जाएंगे, जो कि सोडियम करता है, जिस पर धनायन बना लेगा ये। और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण से इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसपे इस पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। देखो ये जो धनायन है वो जो है वो ऋणायन को अट्रैक्ट करेगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। आप जानते हो धनावेश ऋणावेश को अपने तरफ आकर्षित करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। धनायन को प्रतिकर्षित करता है, धनायन ऋणायन को आकर्षित करता है। याद, आप कॉमन सेंस बता सकते हो ना, दो आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आप बताओ मुझे, धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित? एक आवेश धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित है, आकर्षण होगा दोनों के, प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा। जैसे चुंबक के दो ध्रुव हो गए, चुंबक के दो ध्रुव हैं आपके पास, एक N और एक S। मान लीजिए अंगूठा जो है मेरा वो N ध्रुव है और ये S ध्रुव है। एक और चुंबक है मेरे पास जिसमें से ये अंगूठा जो है वो N ध्रुव है और ये S ध्रुव है। जब आप इन दोनों को पास में लाओगे ना, चिपकेंगी नहीं, एक दूसरे को दूर भागेंगी, क्योंकि सेम है, सेम पोलैरिटी है दोनों की। और यदि मैं उल्टा ले आऊं इसके सामने तो ये जो है वो चिपक जाएगी इससे,
फट से। तो जब चिपकती है उसको बोलते हैं आकर्षण, और जब दूर होती है उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, या विकर्षण भी बोल सकते हैं, प्रतिकर्षण ज्यादा यूज किया जाता है, प्रतिकर्षण। सेम केस आवेशों के केस में भी होता है, धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करते हैं और धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करते हैं। जैसा परमाणु में होता है, परमाणु नाभिक में धनावेश होते हैं और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर ऋणावेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसी आकर्षण बल के कारण से नाभिक के आजू बाजू घूमते रहते हैं, है ना, कहीं दूर नहीं जाते, वहीं घूमते रहते हैं। सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वहां पर सोडियम जो है वो धनायन बना रहा है, सोडियम धनायन बना रहा है, और क्लोरीन क्या बना रहा है, ऋणायन बना रहा है। ये सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब क्लोरीन कहाँ चले जाएगा, Na के पास चला जाएगा, और काय का निर्माण करेगा, NaCl का निर्माण करेगा, NaCl का निर्माण करेगा। और बचा हुआ क्या रहेगा, बेरियम और सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे और ये भी आयंस बनाते हैं, बेरियम और सल्फेट भी आयरन बनाते हैं। 9th क्लास में आपने देखा सल्फेट पर, यहाँ पर बेरियम पर धनायन बनता है और सल्फेट पर ऋणायन बनता है। ये बेरियम जो है वो सल्फेट की तरफ आकर्षित हो जाता है और बेरियम सल्फेट बना रहा होता है। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो दो तत्वों के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है, साथ साथ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए इसमें इस अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल है कि नहीं? कैसी रासायनिक अभिक्रिया, किसको बोलना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो आयनों का आदान प्रदान, सोडियम ने आयन जो है वो इधर इस साइड माइनस से जुड़ गया और ये बेरियम किससे जुड़ गया, सल्फेट से जुड़ गया। तो दोनों में क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, नए सब्सटेंस बने, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, है ना। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। अगली, अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं, क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था। क्रियाकलाप 1.2 कौन सा था भैया, देखें अपन ने किया है कि नहीं किया 1.2 क्रियाकलाप 1.5 अपन ने किया, मतलब देखा तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अपन से छूट गया हो रिएक्शन। कहाँ है भाई 1.4, स्टार्टिंग में था क्या? जो अपन ने स्टार्टिंग में रिएक्शन देखी थी ना बहुत सारी केमिकल की, उसका बोल रहे हैं। ये देखो, लेड नाइट्रेट का घोल पोटेशियम आयोडाइड के घोल में मिलाया था, कौन सा कलर प्राप्त हुआ था, याद है कुछ? लेड नाइट्रेट का घोल पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया था, दोनों कलरलेस सब्सटेंस थे, कुछ कलर प्राप्त हुआ था, याद है किसी को? कौन सा कलर मिला था भैया? ग्रीन। ग्रीन कलर तो मिला ही नहीं है, येलो कलर मिला था, बहुत येलो। बिल्कुल सही है, येलो कलर मिला था एकदम से, वो दोनों कलर आपस में मिले थे और येलो कलर मिल गया था। यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, दो सब्सटेंस को मिला और येलो कलर बन गया, ये भी एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देख लेते हैं कैसे, एक बार फिर से वो वाला उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। लेड नाइट्रेट और किसको मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड को। पावर कट हुआ है, आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। हाँ भैया आ रही। पावर कट हुआ है, शायद इसके कारण से हो सकता है। देखो ये वाली रिएक्शन थी, वो ये था क्या, ये इन्होंने नाम नहीं बताया, लेड नाइट्रेट, दोनों सेम दिखते हैं कलरलेस है। ये लेड नाइट्रेट है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में, मतलब जलीय विलयन है। लेड नाइट्रेट में क्या मिला रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड Ki, जैसे मिलाते हैं येलो कलर का बन जाता है, बड़ी जल्दी से बना दिया इन्होंने, वो दिखाया नहीं कैसे मिला, है ना। जैसे इसमें यहाँ पर हम वो डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड, वैसे ही ये जो है वो
यहाँ पर ऐसा कलर मिलता है, और जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस टू को भूल जाओ, अभी के आई बना रहा है ना। और जो हमारा सब्सटेंस बन रहा है वो लेड आयोडाइड बन रहा है, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है ना। इस चीज को हम भी लिख के देख लेते हैं अपने कलरफुल तरीके से कि कैसे यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। पहले तो मैं इसके शीट को बड़ा कर लूँ ताकि मैं और ज्यादा लिख सकूं। यहाँ पर इस वाली रिएक्शन को भूल जाइए आप, ये वाली रिएक्शन जो है वो कुछ काम की नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए दी गई थी, इसका कोई वो नहीं है। अब देखो अभी अपन ने जो करा ना उसको देखते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था, पीबी NO3 का होल ट्वाइस। ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, किससे क्रिया कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड से, के आई से रिएक्ट कर रहे हैं, के आई से रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर वही चीज होगी, पोटेशियम जो ये होगा लेड होगा, वो जो है वो लेड आयोडाइड बनाएगा, PbI से क्रिया करेगा तो वो बनेगा PbI, और साथ में बनेगा पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम NO3 को येलो कलर से दिखाया गया है तो KNO3 लिख दिया हम, KNO3। अब आप बोलोगे भैया पता कैसे चलेगा लेड आई के साथ रिएक्ट करेगा कि के साथ, लेड आई के साथ क्रिया करेगा कि के साथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा हमको कैसे याद रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा ये याद रखना है, पहली बात आई से रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो हमको ये पता होना चाहिए इस पर कौन सा आयन होता है और इस पर कौन सा आयन होता है ना। अगर किसी एक का भी आयन पता होगा तो हम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब आयन पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक, किसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो मुझे 100% श्योरिटी है किसी को याद नहीं होगा लेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आई का परमाणु क्रमांक कितना होता है। यदि आप जानना चाहते हो कि कैसा इस पे आयन कैसा आता है तो आपको इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और इसकी संयोजकता जैसी आएगी उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब उस पर जो है वो नेगेटिव आयन होगा। और लेड पर अगर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अष्टक पूरा करने के लिए देना पड़ रहा है, तो जो है उस पर जो है वो धनावेश आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा फिर कि किसको किससे जोड़ना है। ये आपका होमवर्क है, आप ये वाली रिएक्शन को लिख लीजिएगा और पता करिएगा कि लेड का और आई का तीन चीजों का पता करिए कि परमाणु क्रमांक के आधार पर ये इस पर इसका जो आयन आते हैं ये धनायन बनाता है या ऋणायन, ये धनायन बनाता है या ऋणायन, ये धनायन बनाता है कि ऋणायन। जैसे आप निकालोगे आपको पता चल जाएगा लेड का आयोडाइड के साथ ही क्यों कर रहे हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा जिसके कारण से कर रहे हैं। तो लेड आयोडाइड बनता है, PbI बनता है, साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनता है, मैंने 3 नहीं लिखा यहाँ पर, KNO3। अब देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। बैलेंसिंग के लिए रेड कलर यूज कर लेता हूँ मैं, वैसे ब्लू भी कर सकता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो अब सबसे ज्यादा सब्सटेंस किसके हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 है कि नहीं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, 6 करना है, आगे कितना लगा दूं कि 6 बन जाएगा, आगे कितना लगा दूं, बिल्कुल जैसे मैंने 2 लगाया यहाँ पर तो ऑक्सीजन जो है वो 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ, नाइट्रोजन भी 2 हो गया और साथ साथ पोटेशियम भी 2 हो गया। नाइट्रोजन 2 हो गया तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन देखो बाहर 2 लगा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन 2 यहाँ पर भी था, लेकिन अब पोटेशियम भी 2 हो गया, जबकि पोटेशियम यहाँ पर कितना है, 1 है। तो पोटेशियम को 2 करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। पोटेशियम को 2 लगाने के लिए यहाँ पर जैसे 2 लगाया तो यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन भी 2 हो गया, आयोडीन 2 हो गया तो मुझे आयोडीन लगाने के लिए 2 इधर पर लगाना पड़ेगा। जैसे आयोडीन लगाऊंगा लेड भी 2 हो जाएगा, लेड भी 2 हो जाएगा। लेड को 2 करने के लिए आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, लेड आगे 2 लगाऊंगा तो जो ये रहेगा ये तो फिर चलती जाएगी रिएक्शन यार। मैंने लेड आयोडाइड का फॉर्मूला गलत लिख दिया है, वही बात हुई है। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला यहाँ पर PbI नहीं होता है, PbI2 होता है। देखो यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो भारी पड़ती है। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है PbI2, है ना, ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, जिसके कारण से अपनी रिएक्शन नहीं आ रही थी। अभी भी हम जो है वही करेंगे, ऑक्सीजन को 6 करना है तो यहाँ पर जो है वो 2 लगाएंगे और इसको जो है वो हम 3 दूनी 6 कर देंगे। पोटेशियम हमको 2 चाहिए, पोटेशियम के आगे भी
2 लगा देंगे, आयोडीन 2 हो गया, 2। अब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला मैं गलत लिख रहा था, लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है PbI2। आप बोलोगे भैया आपसे गलत हो रहा है तो हमसे कैसे सही होंगे, ये रिएक्शन एडवांस रिएक्शन है, एक्स्ट्रा रिएक्शन है, बुक में आपको इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का आप एक तो पोटेशियम जो अभी आपने सॉल्व किया वो वाला याद रख सकते हो, दूसरा जो है वो और भी यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए, जरूरी नहीं है जो नहीं दी हुई है हमें वही याद करें, है ना। तो वैसे यहाँ पर दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया में दूसरा उदाहरण लिखा लिखा नहीं है, बेरियम, ये वाले उदाहरण आप लिख सकते हो बिल्कुल। और ये वाला उदाहरण अनफॉर्चुनेटली आपको ये एक ही उदाहरण, हाँ सही है, यही याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। 2 एग्जाम्पल थोड़े से हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे हो, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। और अब जो है इसको, ये वाले जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है ना। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई टोटल। अभी अभी अब की जो है वो ढेर सारी बहुत सारी अभिक्रियाएं हो चुकी हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये 6 रिएक्शन अभी तक हो चुकी हैं। 2 रिएक्शन और बची हुई हैं जो कि आसानी से हो जाएंगी, है ना। किसी कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकता है।